Welcome back to the history class, Nazism and the Rise of Hitler. We are on the clip number 4, the Nazi worldview. Well, the crimes that the Nazis committed were linked to a system of belief and set of practices. सोचने की बात है कि इस समय में 1941 से 1944 तक का जो दौर था नाज़ी जर्मनी में, कि जितने भी हिटलर फेवर वाले जो लोग थे, जो हिटलर के डिवोटेड फॉलोअर्स थे, कितने बुरी तरह से ब्रेन वॉश्ड थे। यानी हिटलर ने किस प्रकार से उनको प्रभावित किया था कि उनको लगता था कि वह जो कर रहे हैं वह सही है। जितना अत्याचार नॉन आर्यंस के ऊपर हो रहा था, जूइश कम्युनिटी के ऊपर हो रहा था, ब्लैक्स के ऊपर हो रहा था, जिप्सीज जो बंजारे थे उनके ऊपर हो रहा था, तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं थी इनमें। तो ये देखकर लगता है कि समझता है कि कितना ब्रेन वॉश हुआ होगा। यानी हिटलर अपने भाषण में कितना अपने लोगों को, अपने देशवासियों को, यानी जो खास करके जो आर्यंस थे उनको कितना प्रभावित किए थे उन्होंने। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। नाजी आइडियोलॉजी विथ सिनोनिम was synonymous with Hitler's worldview. Synonymous means meaning. उसका मतलब था कि हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू और नाजीज़ का जो आइडियोलॉजी था वो एक जैसा था। हिटलर का वर्ल्ड व्यू क्या था? हिटलर चाहता था कि नाजीज़ जो है वो वर्ल्ड के ऊपर राज करे। वह मानते थे कि जो नाजीज़ है, जो स्पोरेडिक आर्यंस हैं, ये प्योर ब्लड है, ये डायरेक्टली भगवान के वंशज है और इस धरती के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा अधिकार है और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो ये हिटलर का व्यू था और यही नाजीज़ आइडियोलॉजी थी। अकॉर्डिंग टू दिस there was no equality between people but only a racial hierarchy. In this view, blonde, blue-eyed, Nordic German Aryans were at the top, while the Jews were located at the lowest rung. तो हिटलर के अनुसार या नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार जो प्योर जर्मन ब्लड था, ये प्योर आर्यंस थे और ये जो हायरार्की थी, जो लाइनेज था, लाइनेज में सबसे ऊपर पायदान के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी थी, उस सबसे ऊपर सीढ़ी पर जर्मन्स, जो नॉर्डिक जर्मन्स थे, जो आर्यंस थे, वह प्लेस थे। और सबसे निचले वाले पायदान पर, सबसे नीचे वाले सीढ़ी पर जूस थे। जूस और नाजीज़ ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। ख़ास करके जो आर्यंस थे वो जूस से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। जूस का अपना खुद का मानना था कि दे आर अ स्पेशल रेस, और इसके कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए रेस था आर्यंस का। आर्यंस अपने आप को सबसे ऊंचा मानते थे। तो हिटलर ने जूस को सबसे नीचे, सबसे निचला दर्जा दे दिया। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन्स, ब्लॉन्ड ब्लू आइड मतलब किस प्रकार से ये पहचानते थे कि ये जर्मन जो है, ये जो जर्मन का जो नागरिक है, ये आर्यन है या नहीं है। अगर इनके सुनहरे बाल होंगे और नीली आंखें होगी तो ये आर्यंस हैं, और अगर इनके सुनहरे बाल और नीली आंखें नहीं हैं तो ये नॉन आर्यंस हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। आर्यंस की एक और एक खासियत थी कि उनकी जो नाक जो थी, बिल्कुल तीखी नाक, शार्प नोज़ थे। तो आर्यंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी वो एक प्रकार का स्केल से उनकी नाक का जो चौड़ाई था उसको मापते थे, और अगर पाया गया कि सर्टेन विड्थ से ज़्यादा अगर नाक चौड़ी है तो ये नॉन आर्यंस है, इनको घेटोस में भेज दो, इनको गैस चेम्बर्स की तैयारी कर दो। In this view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. तो जो जूस को थे, ये हमारे जो आर्यंस हैं उनके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा गया था।
इतना नफरत क्यों था हिटलर को जूस के साथ में? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जूस थे उन्होंने फाइनेंशियली जर्मनी को सपोर्ट नहीं किया। फाइनेंशियली जूस उस ज़माने में बहुत स्ट्रांग थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये बड़े बड़े बिजनेस क्लास वाले थे, लेकिन इन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया करके ये जर्मनी के दुश्मन बन गए, हिटलर के दुश्मन बन गए, आर्यंस के दुश्मन बन गए। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। तो सबसे ऊपर पायदान पे आर्यंस थे, जर्मन आर्यंस, स्पोरडिक मतलब प्योर ब्लडेड ट्रू ब्लड आर्यंस थे, और सबसे नीचे पायदान पे जूस थे। और इन दोनों के बीच में बाकी जो कलर्ड लोग थे, जैसा येलो, ब्राउन्स और बाकी पोलिश, ये इनके रंग के और एक्सटर्नल फीचर्स को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इनको दर्जा दिया गया था। जैसे ब्लैक्स जो थे वो जूस से थोड़ा सा ऊपर थे, फिर उनसे थोड़ा ऊपर थे ब्राउन्स, फिर उनसे थोड़ा ऊपर थे येलोज, फिर पोलिश, फिर रशियन, इस प्रकार से। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। हिटलर्स का ये जो रेसिज्म का जो थियोरी है वो चार्ल्स डार्विन की थियोरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन की थियोरी जो थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा दुनिया उसी की कहलाएगी, दुनिया में केवल उसी को जीने का अधिकार दिया जाएगा। सो हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। तो डार्विन की थियोरी क्या थी कि डार्विन तो पहले तो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, और वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे किस प्रकार जो क्रिएशन जो हुआ प्लांट्स और एनिमल्स का, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन था जिसमें नेचर सेलेक्ट करता था। नेचर केवल उन्हीं लोगों को जीने का अधिकार देता था जो जीने के लायक है, जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लेंगे। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी थी। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना। तो डार्विन की थ्योरी के ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर ने वो कॉन्सेप्ट लगाया जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिस प्रकार से अर्थ चेंज होगा, उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, केवल वही स्पीशीज़ बचेंगे जो अपने आप को इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में चेंज कर ले, अडॉप्ट कर ले। वी शुड बेयर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन in what he thought was a purely natural process of selection। तो हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि डार्विन ने ह्यूमंस को कंपेयर किया है, ह्यूमंस के रेस को कंपेयर किया है। डार्विन कभी नहीं चाहते थे कि ह्यूमन का इंटरवेंशन हो, कि जो प्योरली जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, इसमें इंसान ये तय नहीं करेगा कि कौन जीने के लायक है और कौन जीने के लायक नहीं है। नेचर डिसाइड करेगा, नेचर अपने आप को बदलेगा, नेचर में क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, उस क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर ले तो वो जी जाएंगे, जो नहीं अडेप्ट करेंगे वो मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हिटलर ने इंटरफियर किया, वो मैन्युअली एक एक दुश्मन को उठा कर वो ख़त्म कर रहे थे। तो इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात ही नहीं आती, इसमें नेचर नहीं होता, इसमें सब कुछ अननेचुरल था, प्री प्लान था, वेल ऑर्गेनाइज था। वी शुड बेयर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over the conquered peoples। तो डार्विन का थियरी का किसने इसका फ़ायदा उठाया? जो इम्पेरियलिस्ट थे,
जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उनको लगा कि इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, उन्होंने इंडिया पे अपना रूल जमा लिया। तो ऐसे इम्पेरियलिस्ट ने डार्विन्स की थ्योरी का फ़ायदा उठाते हुए अपना खुद का फ़ायदा देखा। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीकेस्ट वन वुड पेरिश। तो नाजी का क्या प्रिंसिपल था कि एक ही बात है, जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे मजबूत रहेगा वो बचेगा, और जो कमज़ोर है वो ख़त्म हो जाएगा। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। हिटलर का मानना था जो आर्यंस है वो सबसे बेहतरीन जनजाति में से हैं, और इसके लिए वो अपने प्योरिटी को मेंटेन करना, बरकरार करना, रेस को प्योरिटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करते थे वो डिसअलाउड करते थे। अगर किसी आर्यन ने किसी जूस के साथ शादी किया तो इस शादी को वो लीगल नहीं मानते थे, इसे नकारते थे। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। The other aspect of Hitler's ideology related to the geographical concept of Lebensraum, means living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. हिटलर का एक और एक मानना था, क्योंकि आर्यंस जो है ये प्योरेस्ट ऑफ रेसेस है और इन्हें स्पेशियस जगह चाहिए जीने के लिए, वो क्रैम्प्ड एरिया में छोटी जगह पर नहीं जी सकते हैं, उन्हें बहुत सारी जगह चाहिए। इसलिए आसपास के जो रीजन्स थे उसके ऊपर हिटलर अटैक करके उसको कॉन्कर करने लगा, उनकी टेरिटरीज़ को जीतने लगा, सीज करने लगा। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resource and power of the German nation. तो हिटलर का क्या विश्वास था कि अगर वो टेरिटरीज एक्वायर करेंगे सेटलमेंट के लिए, तो वहाँ का जो इलाका जो है वह मदर कंट्री, यानी मदर कंट्री मतलब जर्मनी को एस्टैब्लिश करने में, जर्मनी के लिए नई टेरिटरीज ढूंढने के काफ़ी एक्सपैंड करने में काफ़ी काम में आएगा। और तो और जर्मनी से इस नए टेरिटरीज़ में आर्यंस को वहाँ पर सेटल करेंगे, वहाँ के लोगों को खाली करके उनकी जगह लेकर, उनकी ज़मीन लेकर, उनके घर प्रॉपर्टी पर अपना कब्ज़ा जमा कर वहाँ पर आर्यंस को डालकर, और वहाँ के जो लोग हैं जर्मनी से जुड़े हुए हो जाएंगे, तो वहाँ से अटैक का कोई खतरा नहीं रहेगा। It would also enhance the material resource and power of the German nation. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all German geographically in one place. Poland became the laboratory for his experimentation. तो हिटलर का क्या प्लान था कि हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर जितने भी जर्मन स्पीकिंग नेशनल्स हैं, जो ओरिजिनली जर्मन्स हैं लेकिन वहाँ पर बसे हुए हैं, उनको अपने देश में इकट्ठा कर लेंगे। तो पोलैंड जो बन गया एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया। पोलैंड के ऊपर सबसे पहले हिटलर ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहाँ पर हमला बोल दिया। देखो सोर्स ए क्या कहता है आपके टेक्स्ट बुक्स में। सोर्स ए कहता है, फॉर दिस अर्थ इज़ नॉट अलाउड टू एनी वन नोर इज़ इट प्रेजेंटेड टू एनी वन एज अ गिफ्ट। इट इज़ अवॉर्डेड by providence to people who in their hearts have the courage to conquer it, the strength to preserve it, and the industry to put it to the plough. The primary right of the world is the right of life, so far as any one possesses the strength of this. Hence, on the basis of this right, of vigorous nation will always find ways of adapting its territory to its population size. Hitler's secret book एडिटेड बाय टेलफोर्ड टेलर। तो हिटलर के एक किताब में से लिया गया है कि ये धरती जो है वो किसी के लिए अलॉटेड नहीं है,
किसी को गिफ्ट में नहीं दिया गया है, किसी को तोहफे के रूप में नहीं दिया गया है। ये केवल उन लोगों को दिया गया है ऊपर वाले से कि जिसके पास, जिसके दिल में हिम्मत है, हौसला है और जो कॉन्कर करने की ताकत रखता है, जिसके पास ताकत है, जो इस अर्थ को प्रिजर्व कर सकता है, जो इसके ऊपर खेती कर सकता है, जो इसके ऊपर इंडस्ट्रीज बना सकता है, केवल उन्हीं का अधिकार इस अर्थ के ऊपर है। तो इस प्रकार से हिटलर की जो सोच थी उसके राइटिंग्स में काफ़ी खास करके झलकती थी। सोर्स बी में देखो क्या कहा है, इन एन एरा व्हेन द अर्थ इज ग्रेजुअली बीइंग डिवाइडेड अप अमंग स्टेट्स, some of which embrace almost entire continents, we cannot speak of a world power in connection with a formation whose political mother country is limited to the absurd area of 500 kilometers। फिर से हिटलर का ये कहना है, और माई कैम्प मतलब माई ड्रीम, माई स्ट्रगल वाली किताब में लिखा है कि जब एक ऐसा देश है जो केवल 500 किलोमीटर्स 500 किलोमीटर्स का जो लिमिटेड एरिया है, इस लिमिटेड एरिया में जो रहता है और उसमें जो इतना शानदार जो रेस है, वह ये कैसा उम्मीद करे कि वो छोटे से इलाके में रहने की ज़रूरत करे। उनको और जगह की ज़रूरत है, उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो क्लियर इंडिकेशन था, हिटलर जब जेल में थे तभी उनका इंटेंशन बहुत क्लियर था कि उनको अपने देश की टेरिटरी बढ़ानी है। किस प्रकार से हिटलर ने रेशियल स्टेट एस्टैब्लिश किया। 3.1 Establishment of the racial state। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। तो एक बार जब हिटलर ने अपना दबदबा जमा लिया, अपना कानून जमा लिया, अपना रूल जमा लिया, तो उसने धीरे धीरे करके एक एक करके उसके जो नॉन आर्यंस थे उनको एलिमिनेट करना चालू कर दिया। खास करके उस इलाकों में जहाँ पर इन्होंने हाल ही में कब्जा किया था, जैसा पोलैंड हो गया, पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और पोलिश को वो एलिमिनेट करने लगे, ख़त्म करने लगे, जूस को ख़त्म करने लगे, जिप्सीज़ को ख़त्म करने लगे, ब्लैक्स को ख़त्म करने लगे। जितने भी नॉन आर्यंस थे उनको एक एक करके वो एक एक ग्रुप में, एक एक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, यानी ये जो गैस चेंबर में जब इनको ले जाया करते थे तो एक साथ कई सैकड़ों की संख्या में चंद मिनटों में उनका सफाया हो जाया करता था। किस प्रकार से पूरा जो एक पूरी जनजाति को, एक पूरी प्रजाति को वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans। नाजीज जो था, नाजी जर्मनी था, वो क्या चाहता था, उनको ना केवल प्योर आर्यंस चाहिए थे लेकिन प्योर हेल्दी आर्यंस चाहिए थे। इसका क्या मतलब है, अगर आर्य समाज में भी, अगर आर्यंस में भी, नाजी आर्यंस में भी अगर कोई लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, मंद बुद्धि है तो उसको भी जीने का अधिकार नहीं है। ना केवल जूज, ना केवल जिप्सीज़, अगर कोई आर्यन वो हेल्दी नहीं है तो उसको भी जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उससे जो संतानें पैदा होगी, जो औलाद पैदा होगी, वह भी कमज़ोर होगी। तो हिटलर चाहता था कि जो आर्यन जो है वो एकदम प्योर ब्लड में रहे, एकदम स्ट्रॉन्ग जनरेशन्स पैदा करे। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, ओनली दोज वर सीन एज वर्दी ऑफ prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable। तो केवल स्पॉरेडिक आर्यंस, प्योर हेल्दी आर्यंस को ही डिज़ायरेबल कैटेगरी में देखा जाता था और बाकी सबको अनडिज़ायरेबल। दिस meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। तो हिटलर ना केवल पोलिश सिटीजन्स को ख़त्म कर रहे थे, वह अपने देश के जो नागरिक थे, जो जर्मनी में सदियों से रहते थे, जो जर्मनी का एक अहम हिस्सा था,
उनको भी वो मारना चालू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ये सब अनडिज़ायरेबल थे, ये प्योर नॉर्डिक आर्यन ब्लड नहीं था। अंडर द एथुनेसिया प्रोग्राम, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. वापस से हम हेलमेट की कहानी पर आ जाते हैं। हेलमेट के पिताजी ने सुसाइड क्यों किया था? आपको याद होगा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना? क्योंकि ये एक मेडिकल ऑफिसर थे और मेडिकल ऑफिसर होने के नाते ये सर्टिफिकेट देते थे कि ये जीने के लायक है या नहीं है, यानी ये फिट है या नहीं है। यानी ना केवल जूस और जिप्सीज और ब्लैक्स के साथ में अत्याचार हुआ, जो आर्यंस थे उनकी भी जांच हुई ठीक ढंग से, और जब लगा कि ये फिट नहीं है तो इन्हें भी एलिमिनेट कर दो। ये देखो, ये जो ग्रीन में जो दिख रहा है, ये इलाका जो था जर्मन अपने आप को एक्सटेंड करना चाहता था, अपने आप को बढ़ाना चाहता था। तो यहाँ पर एक क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूसिव एक रेस, जर्मन जो प्योर ब्लड जर्मन्स थे, प्योर आर्यंस थे, उनके लिए ये इलाका रिजर्व रखने की कोशिश की गई थी। बाकी सब जो नॉन आर्यंस थे, इस प्रकार से उनकी चेकिंग होती थी। देखो, उनका नाक भी माप रहे हैं कि क्या ये एग्जैक्ट जो विथ है, क्योंकि उनका मानना था जो आर्यंस होते हैं उनकी एकदम तीखी और एकदम खड़ी नाक होती है। इंडिया में अगर हम नॉर्थ इंडियंस को देखेंगे, कश्मीरी जो है, खासकर कश्मीरी और जो पंजाब के जो लोग हैं, उनकी जो तीखी खड़ी नाक होती है, वो उन्हें भी हम आर्यंस में ही उनकी गिनती करते हैं। तो जिनकी नाक अगर चौड़ी हो गई वो नॉन आर्यंस हैं, तो उन्हें गेस्टेपोज में भेज दो। अंडर द यूथनेसिया प्रोग्राम, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally and physically unfit. Jews were not the only community classified as undesirable. There were others. Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race. तो केवल जूस के साथ में ही हिटलर की दुश्मनी नहीं थी। जूस के अलावा वहाँ पे जो जिप्सीज थे, जो ब्लैक्स थे, वहाँ रहते थे। तो हिटलर को इनमें क्या खतरा दिखाई दिया? उन्हें लगा कि ये हमारे प्योरिटी को ये दूषित कर सकते हैं, इसे इम्प्योर कर सकते हैं, इसे करप्ट कर सकते हैं। उन्हें लगा कि इंटर रेस मैरिज हो जाएगा, कुछ ऐसे रिश्ते बन जाएंगे जिसकी वजह से नाजायज़ रिश्ते बन जाएंगे और जो प्योरिटी ऑफ जो आर्यन ब्लड है वो भंग हो जाएंगी। इसलिए वे इन्हें भी प्रोसिक्यूट, इन्हें भी सज़ा देने के लिए तैयार थे और इन्हें सज़ा दिलवा देते थे। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। तो ना केवल ब्लैक्स, ना केवल डार्क्स, जो रशियंस थे उन्हें भी सब ह्यूमंस माना जाता था और इन्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं था। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave laborers. तो जर्मनी जब पोलैंड को कैप्चर किया और रशिया के कुछ हिस्से को कैप्चर किया, तो वहाँ के जो नागरिक थे इनका वो क्या करेंगे? तो इनका उन्होंने एज मजदूर इनका उपयोग किया, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया, कम से कम राशन पर, कम से कम खाना देकर, जितना ज़्यादा काम हो सके उतना ज़्यादा काम इनसे उन्होंने निकलवा लिया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। इनसे इतना काम कराया गया कि काम करते करते ही ये मर गए। भूख प्यास और काम की वजह से कई ऐसे जो नागरिक थे, सिविलियंस थे, जो हिटलर की आर्मी ने जिन्हें कैप्चर किया था, जिन्हें बंदी बना लिया था, उनसे मजदूरी कराकर, फुकट में मजदूरी कराकर रोड्स बनाना, रेलवेज़ बनाना, इंडस्ट्रीज़ बिल्डिंग बनाने में उनसे काम करवाना, मरते दम तक का काम कराना, और जब वे मर जाते तो उनको उठाकर फेंक देते थे।
Jews remained the worst sufferers in Germany और इन द नाजी जर्मनी. सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी पर हुआ जर्मनी में नाजी के ज़माने में तो वो थे जूज़. नाजी हेट्रेड ऑफ जूज़ had a precursor in the traditional Christian hostility towards the Jews. हिटलर या ये नाजी जर्मनी ये जूस से इतना नफ़रत क्यों करते थे? जो जर्मनी था ये एक क्रिश्चियन कंट्री थी. क्रिश्चियंस और जूस में सदियों से अनबन चलती थी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे उन्हें सज़ा दिलवाई थी, उन्हें सूली पर लटकाने का मेन षड्यंत्र रचा था जूस ने. तो तब से लेकर अब तक का, जब तक का ये 1941 तक का, जूस को नफ़रत की नज़रों से देखा जाता था. और ये एक वजह थी जो हिटलर जूस से इतना नफ़रत करते थे. ये एक कई में से बहुत सारी ऐसे और भी कारण थे. उनमें से एक कारण था जूस के साथ में पुरानी जातीय दुश्मनी. They had been stereotyped as killer of Christ and usherers. Usherers का मतलब क्या है? जो पैसा इकट्ठा करते हैं. मनी लेंडर्स है जो टैक्स के द्वारा किसी मजबूर से ज़्यादा टैक्स लेकर अपना पैसा बनाना, उनको असरस कहते हैं. मनी लेंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफन यूज एज अ टर्म ऑफ अब्यूज़. तो इस प्रकार से जूस को लालची लोगों में से गिना जाता था. Until medieval times, Jews were barred from owning land. They survived mainly through trade and money lending. तो काफ़ी रिसेंट तक का, यानी मेडिवल एज तक का, जूस को ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था. वह केवल बिजनेस कर सकते थे और मनी लेंडिंग कर सकते थे. जो कुछ व्यापार है उनके पास में व्यापार कर सकते थे और मनी लेंडिंग कर सकते थे. They lived in separate marked areas called ghettos. They were often persecuted through periodic organized violences and expulsion from land. However, Hitler's hatred of Jews was based on a pseudo-scientific theory of race, which held the conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. तो अक्सर जूस के साथ में ये होता था कि उनकी अलग से ही बस्ती बसाई जाती थी. उस बस्ती में केवल जूश कम्युनिटी के लोग रहा करते थे. जूश मतलब यहूदी. ये ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, ये व्यापार कर सकते थे, किराए के ज़मीन पर रह सकते थे और इन्हें बार बार अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं और जाना पड़ता था, इनको निकाल दिया जाता था. लेकिन हिटलर इनसे इतना नफ़रत करते थे कि अगर ये अपना धर्म छोड़कर अगर ये क्रिश्चियन भी बनना चाहते थे तो हिटलर इनको नहीं स्वीकारते थे. हिटलर का मानना था कि इनको ख़त्म करके ही वो दम लेंगे. एक ही इनका इस जूश प्रॉब्लम का केवल एक ही सलूशन है, इन सबको एलिमिनेट करना, इन सबको ख़त्म कर देना. फ्रॉम 1933 to 1938, Nazis terrorized and pauperized and segregated the Jews. तो 1933 से लेकर 1938 तक का इन्होंने क्या किया? जूस को और जो नॉन आर्यंस थे उनको टेरराइज़ किया, उनको दहशत में रखा, उनको डरा कर रखा और उनको पॉपराइज़ किया. पॉपराइज़ मतलब उनकी ऐसी हालत कर दी कि वो भिखारी टाइप बन गए, पॉपर्स बन गए. मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, बेचने के लिए कुछ नहीं था, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं और ना कोई इनका कोई ठिकाना था. From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 1945, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland.
पहले तो इनको मजबूर किया कि वो देश छोड़कर चले जाए, और जो जूस वहाँ पर बच गए, जो रह गए, तो उनको एक ही जगह कंसंट्रेट कर दिया, सबको एक ही साथ में एक ही जगह में ला लिया कि ताकि उनको ख़त्म करने में उनको आसानी हो जाए। और आखिरकार पोलैंड में जो गैस चेम्बर्स थे वहाँ पर ले जाकर उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनको मार डाला। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से बेचारे जो जिप्सीज़ है, इनकी हालत देख के समझ में आता कि किस इकोनॉमिकल कंडीशन में रहते होंगे। ऐसे हालत उनके हिटलर ने कर दी थी, कोई ज़रिया नहीं था कमाने का। ये पोलिश पीपल, इनको अपना घर छोड़कर इन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इनके घर, इनके ज़मीन जायदाद के ऊपर नाज़ीज़ ने कब्ज़ा जमा लिया। इनको अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। अच्छे बड़े बड़े जो मकान थे वह सब छोड़ छाड़ कर इन्हें, जहाँ हिटलर इन्हें ले जाना चाहता था, वहाँ पर इनको डिपोर्ट कर दिया जाता था। Jews were made to wear a yellow star of David। ये जो स्टार जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 साइडेड है ना, 6 ट्रायंगल जो दिख रहे हैं इसमें, हाँ, इस प्रकार से ये स्टार ऑफ डेविड कहलाता है। तो किस प्रकार से इनकी पहचान करना कि इनको अपने सीने पर स्टार ऑफ डेविड ये मार्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस प्रकार की गाड़ियों में डालकर, इस प्रकार के जो ट्रेन के डिब्बे थे, उसमें कोई वेंटिलेशन की कोई जगह ही नहीं है, इस प्रकार के डिब्बे में डालकर उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता था। ये देखो, इस बच्चे के पीठ के ऊपर भी आपको स्टार ऑफ डेविड दिखाई दे रहा है। The racial utopia। Under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideal। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहाना मिल गया, और इस बहाने वह जो नॉन आर्यंस थे उनको धीरे धीरे करके एक एक जनजाति को टारगेट करके उनको एलिमिनेट करना चालू कर दिया। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड ऑफ द सेम कॉइन्स। Occupied Poland was divided up. Much of the northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. वॉर के बहाने जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला बोल दिया, उसको कैप्चर कर लिया, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड था उसको जर्मनी के साथ में जोड़ दिया, और यहाँ से जो पोलिश लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया, और इनके जगह पे जो स्पोरेडिक आर्यंस थे, जो एथनिक जर्मन्स थे, प्योर जर्मन्स थे, उनको लाकर इनके कमरों, इनके मकानों में, इनके प्रॉपर्टीज़ पर उनको बसा दिया। Poles were then herded like cattle in the other part called the general government। तो इनके लिए एक अलग प्रकार से गवर्नमेंट बनाई गई जिसे वह जनरल गवर्नमेंट कहते थे। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर्स। तो जनरल गवर्नमेंट क्या था? इट वॉज अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल द अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। यानी जनरल गवर्नमेंट, दो प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई। एक खास स्पेशल गवर्नमेंट थी जो केवल नाजीज़ के लिए थी, जो केवल एथनिक जर्मन्स के लिए थी, और एक जनरल गवर्नमेंट थी जो बाकी जो लोग थे, जो नॉन आर्यंस थे, जो नॉन एथनिक जर्मन्स थे, उनके लिए था। और इन्हें अनडिज़ायरेबल मानकर ये अम्पायर के, ये राज्य के काबिल नहीं हैं, इसलिए उनको अलग से, इनके लिए अलग कानून बनाया गया था। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile। So जो पोलैंड के जो बुद्धिजीव थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अपना खुद का दिमाग लगा सकते थे, जो किसी के बहकावे में नहीं आते थे, उनको सेग्रीगेट कर दिया, उनको निकाल दिया, उनको एक एक करके वीड आउट कर दिया, और फिर उनको एलिमिनेट कर दिया। बड़े पैमाने पे जो बुद्धिजीव थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको ख़त्म कर दिया।
उनको ख़त्म करने का कारण क्या था कि जो पोलिश जो लोग हैं, जो बचे कुछ जो लोग हैं, वो बस भेड़ बकरियों की तरह मंद बुद्धि बन जाए और जैसा हिटलर कहे वैसा वो चुपचाप चुपचाप करते जाए. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. So, जो पोलिश के जो बच्चे थे, अगर उनकी आंखें नीली है और उनके सुनहरे बाल है तो उनके माँ से उन ऐसे बच्चों को छीन लिया जाता था कि ये सोचकर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये इनका बच्चा नहीं हो सकता, ये एक आर्यन हो सकता है, ये एक नाज़ी जर्मन सिटीज़न हो सकता है. इसलिए उनसे बच्चे छीनकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये कितना इंटेलिजेंट है, इसकी नाक तीखी है, तेज़ है, नहीं है, आँखों का रंग कैसा है, बाल के रंग कैसे है, स्किन टोन कैसा है. ये सब जांचने के बाद उन्हें सर्टिफाई करते थे कि ये पोलिश है या ये स्पोरेडिक आर्यन ब्लड है या जर्मन है. इफ़ दे पास द रेस टेस्ट they were raised as in German families, and if not, they were deposited in orphanages where most perished. अगर ये बच्चे क्वालिफाई होगा कि हाँ ये इनमें आर्यन ब्लड है तो इनको किसी फॉस्टर पेरेंट्स के पास में दे दिया जाता था, किसी ऐसे पेरेंट्स के पास, किसी ऐसे जर्मन्स के पास में जिनकी अपनी संतानें नहीं थी कि आप इन बच्चों का भी देखभाल करें. और अगर ये टेस्ट फेल करते थे तो उनको किसी अनाथ आश्रम में डाल देते थे जहाँ पर ये बेचारे बच्चे बगैर माँ बाप के प्यार से ये मर जाते थे. With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. तो जो गैस चेम्बर्स थे, जो गेटोस था और गैस चेम्बर्स थे, ना केवल यहाँ पे लोगों की मौत हुआ करती थी, ये जो जनरल गवर्नमेंट जो बनाया था यहाँ पर भी कई लोग बड़े पैमाने पर मारे जाते थे. इनमें बीमारियाँ फैलाई दी जाती थी, इनको ठीक ढंग से खाना वगैरह नहीं खिलाया जाता था और इस प्रकार से इनकी अक्सर मौत हो जाया करती थी. स्टेप्स टू डेथ. स्टेज 1 एग्जीक्यूशन 1933 to 1939. तो यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीज़न. तो हिटलर का क्या मानना था कि जो नॉन आर्यंस है उनको जीने का अधिकार नहीं है, नॉन आर्यंस को बिल्कुल ही जीने का अधिकार नहीं है एज नॉर्मल सिटीजन्स. द नर्मबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 एक ऐसा कानून पास कर दिया गया था कि जो नॉन जर्मन्स है या जो नॉन नाजीज़ है उन्हें जीने का अधिकार नहीं है. द नर्मबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 स्टेट्स, नंबर 1, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लडेड वर henceforth बी जर्मन enjoying the protection of the German Empire. तो पहला कानून का पहला नियम क्या था कि केवल जो जर्मन प्योर ब्लड है या उनके रिश्ते में जो आते हैं केवल वही जर्मनी के नागरिक कहलाए जाएंगे और उन्हीं को जर्मनी का जो एम्पायर है वो उनको संरक्षण देगा, उनको प्रोटेक्शन देगा, उनकी रक्षा करेगा. नंबर 2, मैरिजेस बिटवीन जूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन. इंटर रेस मैरिज जर्मन्स के बीच में और जूस के बीच में किसी की शादी नहीं की जा सकती थी. नंबर 3, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन जूस एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम. अगर किसी का अफेयर है, जर्मन का किसी जर्मन का किसी दूसरे रेस से अगर अफेयर है तो वो अपराध के रूप में देखा जा सकता है. एक मूवी थी इंग्लिश मूवी जिसमें डोरेमी का गाना है, उसमें माय फेयर लेडी है शायद मूवी का नाम, नहीं माय फेयर लेडी नहीं है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक. द साउंड ऑफ म्यूज़िक अगर आपको समय मिलेगा तो ये मूवी द साउंड ऑफ म्यूज़िक ज़रूर देखना. ये इस थीम पर बनी हुई म्यूज़िक है.
पोलैंड वर्सेस जर्मनी, इसमें जो मेन हीरो है वो जर्मन ऑफिसर है और वो एक पोलिश ऑफिसर है और उसके परिवार जो है किस प्रकार से वो अपने परिवार को बचाकर निकालता है। इस कहानी में आपको उस ज़माने के बारे में, जो उस समय में जो चल रहा था, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3, extramarital relation between Jews and Germans became a crime. Jews were forbidden to fly the national flags. तो ये जो जूस कम्युनिटी थे, अगर वो जर्मन भी थे तो उनको ये अधिकार नहीं था कि वो जर्मनी का झंडा अपने मकानों के ऊपर लगाए। Other legal measures included boycott of Jewish business, expulsion from government services, forced selling and confiscation of their properties. तो दूसरा क्या था कि जो जूइश बिजनेस था उसको बॉयकॉट करे। जर्मन जो है वो जूस से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, उनके सारे सामान को बॉयकॉट करेंगे। इन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया जाएगा और इनकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करेंगे और प्रॉपर्टी को बेच दी जाएगी। बिसाइड्स जूइश प्रॉपर्टीज़ were vandalized and looted, houses attacked, synagogues burnt and men arrested in pogrom in November 1938, remembered as the night of the broken glass. तो इसके अलावा जो जूइश प्रॉपर्टी थी उनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पथराव किया गया, उनके सिनागॉग्स को, उनके टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया और बड़े पैमाने पे जूस को अरेस्ट किया गया 1938 में। तो इस रात को द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास तक का माना जाता था। ये जो साइन जो देख रहे हैं आप, साइन जो लिखा है नॉर्डेसी बैड नॉर्देर रेनी जुडेनेफ्री, फर्स्ट जुडेनेफ्री और नॉर्देसी बैड नॉर्देरनेरी, इसका मतलब क्या होता है कि द साइन डिक्लेयर दैट द नॉर्थ सी बेदिंग रिसोर्ट इज़ फ्री ऑफ जूस। तो नॉर्थ सी में एक ऐसा रिसोर्ट था जहाँ पे जूस को आना बिल्कुल अलाउ नहीं था। ये बेदिंग रिसोर्ट थे और यहाँ पे केवल जो आर्यंस थे उन्हीं को आना अलाउ था। फिर स्टेज 2 था उनका गेटोसाइजेशन 1940 to 1944। यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपको हमारे साथ जीने का अधिकार नहीं है। फ्रॉम September 1941 all Jews had to wear a yellow star of David। ये देखिए अपने येलो स्टार ऑफ डेविड, सबको ये स्टार अपने सीने पर पहनना था, इस प्रकार से आपको अपने सीने पर पहनना था। दिस आइडेंटिटी मार्क वॉज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेज। दे वर केप्ट इन Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz and Warsaw in the east. These became sites of extreme misery and poverty. Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. Soon the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to the deprivation and poor hygiene. तो जब इनको ghettos यानी जो इनके ऊपर जो असॉल्ट करते थे, इससे पहले इनकी पूरी प्रॉपर्टीज इनसे छीन ली जाती थी। Annihilation 1941 onwards. You have no right to live. Killed while trying to escape, the concentration camps were enclosed with live wires. तो बहुत जगह तो ऐसे जो फेंसिंग करते थे जिसमें करंट था, अगर कोई भागने की कोशिश करता था तो उस करंट से, उस तार से टकरा कर, चिपक कर वो वहीं पर मर जाया करता था। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by goods trains in Poland and elsewhere in the East, most notably Belzec, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Chelmono and Majdanek। तो यहाँ पर लाकर they were charged in gas chambers. Mass killing took place within minutes with scientific poisoning। और देखो इस प्रकार से इनके जूते जो है कि
जब इनको गैस चेंबर में डालते थे उससे पहले जो है उनके जूते उनसे निकाल लिए जाते थे। किस कारण, क्या कारण जूते क्यों निकलवाते थे ये पता नहीं, लेकिन उनसे उनके जूते छीन लिए जाते थे और उनको गैस चेंबर में भरकर उनको पॉइजनस गैस से उनको ख़त्म कर दिया जाता था। यह है एनिहिलेशन 1941 ऑनवर्ड्स। Jews were brought to the death factories for the final solution मतलब फिनिश, ख़त्म, उनको मार देना। मास किलिंग took place within minutes in gas chambers। ये जो मैंने बताया देखो ये लाइव वायर्स है और ये इस प्रकार से भागने की कोशिश किया करके बेचारा वह भी मर गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने समझाया है ये समझ में आया है। होप करता हूँ कि आप जो मैं क्वेश्चंस दूंगा उसको आप फॉलो करके आंसर करेंगे।